हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल SMCAC स्टॉक मार्केट कंपनी एनालिसिस क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने कंटिन्यू रिटर्न देकर लोगों को करोड़पति बनाया है। तो आज हम बात करेंगे IT सेक्टर के दिग्गज शेयर इन्फोसिस के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको इन्फोसिस के पास्ट से लेकर फ्यूचर तक की वो सारी बातें बताऊंगा। आपको इस वीडियो के देखने के बाद YouTube पर इस रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ मेरा वादा है। साथ ही जो इन्फॉर्मेशन एक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम इन्फोसिस के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ इन्फोसिस, एक्विजिशन एंड अवार्ड्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर्स, क्लाइंट्स, चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर होल्डिंग, पीयर्स, कौन कौन से देश में विप्रो बिजनेस करती है, कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, विप्रो की फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ये सब चीज़ जानेंगे। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ इन्फोसिस, कब कहाँ कैसे इन्फोसिस इतनी बड़ी कंपनी बनी। Is an Indian business legend justify its story so fantastic that it had happened in Silicon Valley, it would now be a movie. The story of $250 loan to Narayan Murthy in 1981 bear reputation. The loan come from his wife. The IT engineer set up the company in Pune with 6 other engineers in India. The initial capital $250. It was registered as Infosys Consultants Private Limited on 2 July 1981. In 1983 it relocated in Bangalore, कर्नाटक। इन्फोसिस की स्टोरी बड़ी फंटास्टिक है। इन्फोसिस कंपनी भारतीय बाजार में एक लेजेंड की तरह है। इस कंपनी की कहानी स्टार्ट होती है $250 से, जो कि नारायण मूर्ति ने स्टार्टअप्स के लिए अपनी वाइफ से लोन लिया था। उसके बाद उस IT इंजीनियर ने पुणे में स्टार्टअप स्टार्ट किया दूसरे 6 इंजीनियरों के साथ मिलकर। उसकी कई कोशिशों के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई और बाद में कंपनी को इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 1983 में उन्होंने बेंगलोर, कर्नाटक में स्थापित किया। द कंपनी चेंज इट्स नेम्स। 2011 में कंपनी ने अपना नाम इन्फोसिस टेक प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर इन्फोसिस लिमिटेड रखा। A initial public offering IPO was floated in February 1993 with an offer price of ₹95. The IPO was undersubscribed, but it was bailed out by US investment bank Morgan Stanley, which picked up a 13% equity stake at the offer price. Its shares were listed in June 1993 with trading opening at ₹145. कंपनी ने अपना IPO फरवरी 1993 में ₹95 में निकाला था। उस समय मॉर्गन स्टैनली बैंक के इशू के चलते IPO अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ था। बाद में किसी इन्वेस्टर ने 13% स्टेक एक साथ खरीदा और 2 मंथ बाद ही जून 1993 में कंपनी का IPO ₹145 पर लिस्टेड हुआ। इन्फोसिस शेयर्स वर लिस्टेड ऑन नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज इन 1999। सन 1999 में इन्फोसिस नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई, साथ ही भारत की नैस्डैक में लिस्टेड होने वाली प्रथम कंपनी बनी। उस समय अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन इन्फोसिस नैस्डैक की टॉप 20 कंपनियों के अंडर आती थी। बाद में कंपनी का ADR न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड हुआ। इन 2012 इन्फोसिस अनाउंस अ न्यू ऑफिस इन मिल्वॉकी। इन जुलाई 2014 इन्फोसिस ने अपना प्रोडक्ट सब्सिडरी स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत एजवर्थ सिस्टम फोकसिंग ऑन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर बिजनेस ऑपरेशन, कंज्यूमर सर्विस, प्रोक्योरमेंट एंड कॉमर्स नेटवर्क डोमेन, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। अब देखते हैं एक्विजिशन एंड अवार्ड्स। कंपनी ने हाल ही मार्च 2022 में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड कॉमर्स एजेंसीज कंपनी, जिसका नाम है ODT, जो कि जर्मनी बेस्ड कंपनी है, उसे €50 मिलियन में एक्वायर किया। नाउ अवार्ड्स। इन 2021 इन्फोसिस वाज पोजीशन्ड एज अ लीडर इन फॉरेस्टर वेब एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताता हूँ फॉरेस्टर वेब एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन एंड माइग्रेशन सर्विसेज होता क्या है। तो इस एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन से हम टाइम कंज्यूम कर सकते हैं,
कस्टमर को उसकी नीड के अकॉर्डिंग पहचान सकते हैं, डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। 2021 में इन सब चीज़ों में इन्फोसिस दूसरी कंपनियों के मुकाबले टॉप पर थी। एंड आल्सो 2019 में फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इन्फोसिस वर्ल्ड में 3rd नंबर पर थी एज अ बेस्ट रिगार्डेड कंपनी। अब देखते हैं एम्प्लॉयर्स जो कि कंपनी की ग्रोथ का मेन हिस्सा होते हैं। इन्फोसिस हैड टोटल अकॉर्डिंग टू 2021 कंपनी के पास में 2,59,619 एम्प्लॉयर है, जिसमें से 38.6% वुमेन कार्य करती। अब देखते हैं हम जियोग्राफिकल प्रेजेंस। कंपनी हैज 82 सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिसेस एंड 123 डेवलपमेंट सेंटर। सन 2018 के अकॉर्डिंग कंपनी के पूरे वर्ल्ड में 82 सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफिस है, साथ ही 123 डेवलपमेंट सेंटर्स है। कंपनी का मेजर बिजनेस इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप से आता है। कंपनी ने 2019 में नॉर्थ अमेरिका से 60%, यूरोप से 24%, इंडिया से 3% और बाकी 13% बचे हुए देशों से रेवेन्यू जनरेट किया। In 2022, Infosys presence in Russian support of energy industry there came under scrutiny. The firm, unlike Western firms like Oracle, declined to withdraw from the country despite Russian 2022 में रशिया यूक्रेन के बीच लड़ाई के दौरान रशिया में बाहर की कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही थी। उस समय भी इन्फोसिस रशिया के साथ खड़ी होकर अपना बिजनेस वहां पर कर रही थी। अब देखते हैं हम क्लाइंट्स जो कि कंपनी की जान होते हैं। तो कंपनी के मेन क्लाइंट्स हैं इसेंट, एयरटेल, एएमडी, एमरेन, एनालॉग डिवाइसेस, लव एवरी ड्रॉप, सिस्को, इथेन, ब्राउन ब्रदर्स, क्लेरियन, डास सुपरमार्क, डाइजियो, एपिकोर, हिताची, टीआई होंडा, जेएफके हेल्थ, केलॉज, क्राफ्ट हैंच, लाइफ टच, वोडाफोन, अनवायर, टोयोटा, टेलेस्ट्रा, रिको, पेप्सिको, प्राइम, थेरेप्यूटिक्स, मार्वल, नोवासॉम, ओपन रीच, ये सब कंपनी के बेहतरीन क्लाइंट्स हैं। अब देखते हैं चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर रिटर्न्स। कंपनी ने 1999 से 2022 तक अपने शेयर होल्डर्स को 13,554% का रिटर्न दिया। साथ ही कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत ही सुंदर है। चार्ट में ना कोई बड़ी गिरावट है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चार्ट है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंपनी के असेट्स, लायबिलिटीज़, कंपनी ने छोटे बड़े समय अंतराल के लिए कितना कर्ज लिया है, कितने रिजर्व है, कितने कैश फ्लोज है, ये सब हम जानेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कंपनी का बहुत ही मेन हिस्सा होता है, जिसे देखकर और सही से समझकर हम कंपनी का स्टेटस अच्छे से जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्फोसिस की बैलेंस शीट। सबसे पहले देखते हैं सीरियल नंबर मार्च 18, 19, 20, 21, 22। ओके, अब देखते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वहाँ पैसा होता है जिसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में दे सकती है, अपनी कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए यूज़ कर सकती है, कुछ इमरजेंसी केस में वहाँ पैसा यूज़ कर सकती है। अगर कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है तो कंपनी की बैलेंस शीट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखते हैं सन 2018 में 62,000 करोड़, 19 में 60,000 करोड़, 20 में 59,000 करोड़, 21 में 69,000 करोड़, वहीं 22 में 66,000 करोड़ रुपए से ऊपर कंपनी के पास में रिजर्व है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सन 2018, 19, 20, 21, 22 में कंपनी के पास में बिल्कुल जीरो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग वहाँ चीज़ होती है जो बड़ी समय अवधि के लिए या फिर एक साल से ज़्यादा के लिए कंपनी ने कर्ज लिया हो। अब देखते हैं हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग। 18, 19, 20, 21, 22 पिछले 5 साल से कंपनी के पास में शॉर्ट टर्म बोरोइंग बिल्कुल जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग वहाँ चीज़ होती है जो छोटे समय अंतराल 1 साल से कम के लिए लोन लिया जाता है। कंपनी के पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों जीरो, यहाँ कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। नाउ इन्वेंटरीज, जो कि पिछले कंटिन्यूसली 5 साल से जीरो है। नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के पास में फ़िलहाल कितना कैश रखा है। 2018 में कंपनी के पास में 16,770 करोड़, वहीं 19 में 15,551 करोड़,
13,562 करोड़, 17,612 करोड़। वहीं 2022 में 12,270 करोड़ रुपए कंपनी के पास में कैश रखा है। यह बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ हम कंप्लीट करते बैलेंस शीट और आगे देखते हैं इसका ही पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से हम जानेंगे कि कंपनी ने एक साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, कितना खर्चा किया है, कितना टैक्स दिया है, अपने एम्प्लॉयर्स को कितनी सैलरी दी है, उन पर कितना खर्चा किया है, लास्ट में कंपनी ने कितना कमाया या फिर कितना गंवाया, ये सब हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। नाउ सीरियल मार्च 2018, 19, 20, 21, 22 राइट है, ठीक है। अब हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू। दो 2018 में 65,960 करोड़, 19 में 75,959 करोड़, 81,747 करोड़, 88,379 करोड़। वहीं 2022 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा 1,71,064 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट किया। अब हम देखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। वहाँ पैसा जो कंपनी ने एम्प्लॉय को बोनस के रूप में दिया हो, सैलरी के रूप में दिया हो। 2018 में कंपनी ने 32,472 करोड़, 19 में 38,296 करोड़, वहीं 20 में 42,434 करोड़, 21 में 45,179 करोड़ और 2022 में 51,664 करोड़ रुपए एम्प्लॉयर्स को दिया। अब हम देखते हैं टोटल एक्सपेंस, टोटल कुल मिलाकर जो भी हुआ कितना खर्चा हुआ। 2018 में कंपनी को 46,052 करोड़ का खर्चा हुआ था, 19 में 56,032 करोड़ का खर्चा हुआ था, 20 में 61,270 करोड़ का, 21 में 63,902 करोड़ का और 22 में 78,669 करोड़ का टोटल खर्चा हुआ कंपनी को। इन सब के दौरान कंपनी ने फिर सरकार को टैक्स दिया। तो देखते हैं 2018 में कंपनी ने 3,753 करोड़, 19 में 5,225 करोड़, 20 में 4,934 करोड़, 21 में 6,429 करोड़ और 2022 में सबसे ज़्यादा 7,260 करोड़ रुपए कंपनी ने सरकार को टैक्स दिया। अब लास्ट में हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। ये सब कुछ हुआ, इसके बाद में कंपनी ने कितना प्रॉफिट या फिर लॉस कमाया या फिर गंवाया। 2018 में कंपनी ने 16,155 करोड़, 19 में 14,702 करोड़, 20 में 15,543 करोड़, 21 में 18,048 करोड़ और 2022 में सबसे ज़्यादा, क्योंकि रेवेन्यू भी ज़्यादा था, 2022 में सबसे ज़्यादा 21,235 करोड़ रुपए कंपनी ने यहाँ समाप्त होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि आपको मैं एक सर्कल के द्वारा समझाऊंगा। प्रमोटर के पास में 15.16%, एफआईएस के पास में 31.62%, डीआईएस के पास में 32.38%, वहीं पब्लिक के पास में 15.86% होल्डिंग है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ चार चार्ट्स, प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक का। फर्स्ट चार्ट है प्रमोटर्स, जिसमें सितंबर 2021 से सितंबर 2022 तक देखो होल्डिंग्स प्रमोटर्स की इंक्रीज हो रही है। वहीं एफआईएस की होल्डिंग 2021 में 33 थी, फिर 33 फिर कम हुई, फिर सितंबर 2022 में इंक्रीज हो गई। वहीं देखते हैं हम डीआईएस का। सितंबर 2021 में डीआईएस की होल्डिंग बहुत ही कम थी, 15.65, वहीं सितंबर 2022 में हो गई 32.38। अब सेम देखते हैं पब्लिक की होल्डिंग। सितंबर 2021 में पब्लिक की होल्डिंग 37.4% थी, वहीं कम होते होते सितंबर 2022 में होल्डिंग हो गई 15.86। तो यहाँ आप देख सकते हो तीनों की होल्डिंग, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम टॉप होल्डिंग्स, कंपनी की टॉप होल्डिंग्स किस किस के पास है। पहले देखते हैं प्रमोटर में। सुधा गोपाल कृष्णन के पास में 2.62, रोहन मूर्ति के पास में 1.67, एस गोपाल कृष्णन के पास में 1.15, नंदन के पास में 1.12, आकाशा मूर्ति के पास में 1.07, आशा दिनेश के पास में 1.06 और भी होल्डिंग्स है प्रमोटर के पास। अब देखते हैं एफआईएस की टॉप होल्डिंग्स।
तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास में 2.69, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के पास में 1.47, वैनगार्ड इमर्जिंग मार्केट्स स्टॉक इंडेक्स में है 1.35, वहीं वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड में है 1.30%। नाउ देखते हैं DIS की टॉप होल्डिंग। तो LIC के पास में 7.55% होल्डिंग, जो बहुत ही ज़्यादा है। SBI म्यूचुअल फंड के पास में 4.33, ICICI के पास में 2.50, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के पास में 1.64, UTI म्यूचुअल फंड के पास में 1.63, HDFC म्यूचुअल फंड के पास में 1.57% होल्डिंग। अब देखते हैं पब्लिक नॉन इंस्टीट्यूशन जाता है। HUF के पास में 0.2F, क्लियरिंग मेंबर के पास में 0.06, ट्रस्ट के पास में 0.04, बॉडीज कोऑपरेट के पास में 0%। अब देखते हैं हम पीयर कंपटीशन। इन्फोसिस को हम IT सेक्टर की कुछ अदर कंपनियों से कंपेयर करते हैं। तो देखते हैं हम इन्फोसिस, TCS, HCL टेक, विप्रो। देखते हैं इन्फोसिस की शेयर प्राइस अभी चल रही है 1625, वहीं TCS 3366, HCL टेक 1128 और विप्रो की 397। वहीं आप देख सकते हो मार्केट कैप। इन्फोसिस का मार्केट कैप है 6,83,813 करोड़, TCS का 12,31,673 करोड़, HCL टेक का 3,63,045 करोड़, वहीं विप्रो का सबसे कम 2,17,797 करोड़ रुपए। अब रिटर्न ऑन इक्विटी ROE भी देख सकते हैं हम। इन्फोसिस का 29.34%, TCS का 42.99% और HCL टेक का 21.80%, वहीं विप्रो का 18.69% है। एक साल का परफॉर्मेंस देखो तो इन्फोसिस ने -5.65% रिटर्न दिया है, TCS ने -2.32, HCL टेक ने 0.36%, वहीं विप्रो बहुत डाउन चल रहा है, -37.65% रिटर्न दिया है। वहीं कंपनी का पिछले साल का आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो। इन्फोसिस ने 22,146 करोड़, TCS ने 38,449 करोड़, HCL टेक ने 13,524 करोड़, विप्रो ने 12,287 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट दिया है। नाउ फ्यूचर प्लानिंग और ग्रोथ। अब देखते हैं फ्यूचर प्लानिंग क्या है, किस टेक्नोलॉजी पर इन्फोसिस कार्य कर रही है जिससे उसे फ्यूचर में फ़ायदा हो। इन्फोसिस यूजेस 103 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग HTML5, Google Analytics and Degree according to G2 Stack. Infosys is actively using 82 technology for its website according to built with this including Viewport, Meta, iPhone/mobile. G2 Stack के अनुसार इन्फोसिस 103 टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट सर्विसेज यूज़ कर रही है, जैसे HTML, Google Analytics एंड एक्सेट्रा, और साथ ही यहाँ 82 टेक्नोलॉजीज पर एक्टिव है, जैसे मेटा, आईफोन, मोबाइल्स। इन्फोसिस ने साथ ही AI, मेटा और बहुत सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रखा है। इन्फोसिस आने वाले कुछ साल के लिए 2 डिजिटल टेक्नोलॉजी सेगमेंट्स, क्लाउड एंड एनालिटिक्स पे वर्क कर रही है। द कंपनी प्लान्स टू हायर 12,000 न्यू अमेरिकन वर्कर्स बाय 2022। द गोल इज टू क्रिएट 25,000 strong workforce in the US over 5 years. The company said that this initiative is a part of its strategy to increase local hiring in the country. कंपनी US में 12,000 न्यू अमेरिकन वर्कर हायर करने का प्लान कर रही है, साथ ही 25,000 अच्छे वर्कर कंपनी ने नेक्स्ट 5 ईयर में हायर करने का गोल रखा है। कंपनी ने कहा, लोकल जनता को ज़्यादा से ज़्यादा हायर करना यह हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। नाउ बोनस एंड स्प्लिट। तो देखते हैं दोस्तों, अब हम कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में कितनी बार बोनस दिया है, कितनी बार स्प्लिट दिया है। इन्फोसिस ने 1 जुलाई 2004 से लेकर अभी तक 5 बोनसेस दिए हैं, जिसमें से कंपनी ने लास्ट बोनस 4 सितंबर 2018 को 1/1 रेशियो में दिया था। इन्फोसिस स्प्लिट हिस्ट्री डाटाबेस के अकॉर्डिंग इन्फोसिस ने अभी तक 6 बार स्प्लिट करा है। दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा इन्फोसिस का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो, जो आपके काम की हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और